टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, हम ये भी पढ़ेंगे। So let's get started. So now first of all, let's understand what is evaporation. So what is this? Can you think of what picture is this? So basically हमने कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे हैं. So basically clothes are drying up. ये आप लोग भी डे टू डे लाइफ में करते होंगे. Now क्या आपके माइंड में कभी भी क्वेश्चन आया है कि why wet clothes dry up? कैसे गीले कपड़े सूख जाते हैं? What happens to the water? जो कपड़ों में पानी होता है उसके साथ exactly होता क्या है? Have you ever think of that? If not, think it now कि जो आप कपड़े सुखाते हो उनके साथ exactly होता क्या है. अब हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि वो ड्राई अप कैसे होता है और वो पानी कहाँ चला जाता है. सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग. ये हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं. दे आर ऑलवेज मूविंग और वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है. इसका मतलब ये है कि जो अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, ऐसा नहीं होता कि सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है. कुछ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की होती है. सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है. तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट अमाउंट की होती है. Now we will take an example of liquids. So in the case of liquids, a small fraction of particles at the surface, जो सरफेस की तरफ पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. अभी अभी हमने पढ़ा कि सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है. अगर मेरे पास कोई एक लिक्विड है तो ऐसा नहीं होगा कि उस लिक्विड में जितने भी पार्टिकल्स है सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी. यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दे हैव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. नाउ हमने एक एग्जांपल लिया है लिक्विड का, जिसके अंदर हमने ये नोटिस किया कि जो फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल, मतलब बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं सरफेस की तरफ जिनमें हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. अब क्या होता है इस हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से? लेट्स सी. नाउ बिकॉज ऑफ दिस हाई काइनेटिक एनर्जी, these particles are able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो ये आराम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, जो कि हमारी एक और कैरेक्टरिस्टिक थी कि हमारे जो पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. बट हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये ब्रेक अवे कर देते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स, एंड बिकॉज ये उस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में, जो कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल सरफेस पे होते हैं वही तोड़ पाते हैं. Now this phenomena of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. हमने पढ़ा था कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होता है बट एट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसी पे चेंज होता है. बट इवेपोरेशन क्या होता है कि अगर हमारा लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर, नॉट एट द बॉइलिंग पॉइंट बट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो इस फिनोमिनन को हम इवेपोरेशन कहेंगे. नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि अगर बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो वो नॉर्मल हमारा चेंज इन स्टेट हो रहा है, बट अगर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के किसी भी टेम्परेचर पे ये फिनोमिना होता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे इवेपोरेशन कहेंगे. इवेपोरेशन का रीजन क्या है कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है.
हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सरफेस पर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से वो हमारी फोर्सेस को, बॉन्ड को तोड़ देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। तो आई थिंक अब आपको इवेपोरेशन जो है क्लियर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब हमने इवेपोरेशन तो पढ़ लिया। इवेपोरेशन क्या है? एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है जो हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में। अब क्या क्या चीजें हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है? या तो वो इवेपोरेशन को बढ़ाती होगी। बढ़ाने का क्या मतलब है कि पार्टिकल्स अब लिक्विड से वेपर में और जल्दी कन्वर्ट होंगे। तो या तो ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि हमारे इवेपोरेशन को बढ़ाएंगे, या ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि इसको कम कर देंगे। मतलब लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में बहुत डिफिकल्टी में कन्वर्ट होगा। तो क्या क्या फैक्टर्स है, लेट्स सी। जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये आपने डे टू डे लाइफ में भी नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। कैसे ऑब्जर्व किया होगा? लेट्स सी। अगर आप एक गरम दूध लो, मतलब अगर आपकी मॉम आपको एक ग्लास में गरम दूध देती है तो उसको ठंडा होने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर उसी दूध को आप कटोरी में डाल लो या फिर एक ऐसे पर्टिकुलर यूटेंसिल में डाल लो जिसका सरफेस एरिया बड़ा हो, मतलब हमारे ग्लास का सरफेस एरिया कितना होता है? कुछ इस तरीके का। लेकिन अगर मैं यही पर्टिकुलर मटेरियल या मिल्क एक बड़े यूटेंसिल में डाल दूं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो आप खुद बताओ ये इसमें ठंडा जल्दी होगा या इसमें ठंडा जल्दी होगा? दिस इज वेरी ऑब्वियस कि वो इसके अंदर ठंडा जल्दी होगा। तो मतलब जैसे ही मैंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इवेपोरेशन बढ़ गया। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. मतलब जैसे ही मैंने सरफेस एरिया बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, एंड वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। नाउ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ता है। नाउ वी नो दैट कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती है, बिकॉज हमने पढ़ा था दैट ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। एंड बिकॉज ये पूरा फिनोमिनन काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड करता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? An increase of temperature will increase the kinetic energy of the particles, and the particles will start getting converted into vapor state. That means an increase of temperature is one of the factor which is helping us in evaporation, and same goes for an increase of surface area. This particular factor is also helping us to convert liquid to vapor. Now, a decrease in humidity. Now, what is humidity and how humidity affects the evaporation process? So, what is humidity? Now, think of this word humidity. So, basically, humidity is the amount of water vapor present in the air. हमारे आसपास सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। आपने बहुत बार ऐसा बोलते हुए भी सुना होगा कि आज बहुत ही ह्यूमिड सा नेचर हो रखा है, ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट हो रखा है, मतलब बहुत चिपचिपी सी गर्मी है। हमारे जो वाटर वेपर है वो बेसिकली एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश होती है तभी वो चिपचिपी गर्मी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते। ऑलरेडी अगर हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे तो ये हमारे इवेपोरेशन को, प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करेगा? लेट्स सी। नाउ मेरा ये एनवायरनमेंट है और मान लीजिए ये मेरा क्लोथ है जिसे मुझे ड्राई करना है, एंड दिस इज माय एनवायरनमेंट। अगर ये एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा ह्यूमिड होगा, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा?
कि हमारा इस एनवायरनमेंट का एक डेफिनाइट अमाउंट होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि इतना ही वाटर वेपर होल्ड कर सकता है। ये इस पर्टिकुलर अमाउंट के बाद वाटर वेपर को नहीं होल्ड कर पाएगा। बट उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमारा एनवायरनमेंट सिर्फ इतने ही वाटर वेपर्स को होल्ड कर पाएगा। अब बिकॉज इस एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर्स है, मान लीजिए लेट्स सपोज दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक पर्सन है जो सिर्फ 20 चॉकलेट्स ले सकता है। अब आप सोच रहे हो कि चॉकलेट्स तो कितने भी ले सकते हैं, बट लेट्स सपोज 20 ले सकता है, ओके। एंड आपने इसको 10 चॉकलेट्स ऑलरेडी दे दी, मतलब इसके पास 10 चॉकलेट्स तो ऑलरेडी है। अब आप इसे सिर्फ 10 और दे सकते हो क्योंकि ये लेगा ही सिर्फ 20। 10 इसके पास खुद से है, तो अब ये लेगा कितनी, सिर्फ 10। अगर इस एनवायरनमेंट की कैपेसिटी लेट्स सपोज 20 है अकॉर्डिंग टू दिस चाइल्ड, अब क्योंकि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 की ही कैपेसिटी है, और अगर इसके पास 15 खुद के पास ही है, तो आप तो इसे 5 ही दे सकते हो ना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ ह्यूमिड एनवायरनमेंट, कि जब आपके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। एक सेकेंड केस क्या हो सकता है, जब आपका एनवायरनमेंट ड्राई हो, जब आपका एनवायरनमेंट क्या हो, ड्राई। अब इसकी कैपेसिटी 20 है लेकिन यहाँ पर इसके पास सिर्फ 5 है, और आपको इसे 15 दे सकते हो। नाउ क्या यहाँ पर रेट ज्यादा होगा या यहाँ पर रेट ज्यादा होगा? दैट इज वेरी ऑब्वियस कि ये वाले में आपका रेट ज्यादा होगा। आप ज्यादा वाटर वेपर्स अपने एटमॉस्फेयर को दे सकते हो, अपने एनवायरनमेंट को दे सकते हो। इस वजह से अगर नेचर ह्यूमिड होता है, मतलब ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट का एक स्पेसिफिक, एक स्ट्रिक्ट अमाउंट होता है कि वो उतना ही वाटर वेपर होल्ड कर पाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो इस केस में जब हमारा एनवायरनमेंट ह्यूमिड होगा, मतलब वाटर वेपर होंगे, चिपचिपा होगा, तो ऑब्वियसली हमारा जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। बट जब हमारा ड्राई एनवायरनमेंट होगा, मतलब बहुत गर्मी होती है, ड्राई एनवायरनमेंट जनरली हमारा जब होता है, तो हमारे नेचर में या एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग्स में हमारे इतने वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड इस वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। नाउ the last factor which affects evaporation is an increase in wind speed. Now this is something which you must have observed in your daily routines, कि अगर आप कोई कपड़ा सुखा रहे हो और बहुत अच्छी हवा चल रही है, एक अच्छी स्पीड ऑफ हवा चल रही है, तो हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। बट अगर हमारी स्पीड विंड की एकदम स्टैग्नेंट है या उतनी अच्छी नहीं चल रही है, कम है, तो हमारे कपड़े कम स्पीड से सूखते हैं, मतलब धीरे सूखते हैं। सो इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, जब ज्यादा ठंडी हवाएं या गर्म हवाएं चल रही हो, लेकिन द सिचुएशन शुड बी कि हवा चल रही है। सो स्पीड होनी चाहिए। अगर विंड में स्पीड है तो इवेपोरेशन जल्दी होता है, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स है वाटर वेपर के, वो विंड के साथ मूव कर जाते हैं, एंड हमारे जो सराउंडिंग्स में वाटर वेपर है वो कम हो जाते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर्स है, तो कैसे हमारे क्लोथ की वाटर वेपर्स निकल के एनवायरनमेंट में जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी है तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन विंड स्पीड जो होती है, अगर बढ़ी हुई होती है, तो हमारे जो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स होते हैं वो उन्हें एकदम मूव अवे करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स में हमारे वाटर वेपर कम हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस हमारा फास्टर हो जाता है। नाउ दीज आर द फैक्टर्स which affects evaporation, and these are very very important factors, so you have to like learn these factors, and with time आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपको एकदम अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? नाउ व्हाट डज दैट मीन,
कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, कैसे होती है, लेट्स सी। सो यहाँ पर आपके पास एक वेसल है जिसके अंदर पानी फिल है। नाउ लिक्विड इवेपोरेट होना शुरू होता है इसमें से, and the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. Now इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये मिल्क है जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा है। अब इसके अंदर से लिक्विड इवेपोरेट होगा क्योंकि हमें इसे ठंडा करना है। लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है, लिक्विड क्या हो रहा है इसमें से, इवेपोरेट हो रहा है। लेकिन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो हमारे लिक्विड्स हैं उसका जो पार्टिकल्स है उन्होंने कुछ एनर्जी लूज की होगी जब वो इस प्रोसेस को कर रहे थे। अब इन्हें ये एनर्जी वापस चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से लेंगे, सराउंडिंग्स में से लेंगे। एंड बिकॉज ये एनर्जी सराउंडिंग्स में से लेते हैं तो हमारे को एक ठंडा एनवायरनमेंट मिलता है। क्यों मिलता है, लेट्स सी। द एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। क्योंकि हमने एनर्जी जो है सराउंडिंग्स में से लेकर अपने लिक्विड पार्टिकल्स को दे दी, इस वजह से हमारा जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो गया। वो क्या हो गया, कोल्ड हो गया। सो इन सिंपल टर्म्स यहां से सराउंडिंग ने मेरे लिक्विड को ले लिया, मतलब बेसिकली इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा था। इवेपोरेशन के प्रोसेस में हमारे इन पार्टिकल्स ने बहुत सारी एनर्जी लूज की। अब वो बहुत सारी एनर्जी वो कहाँ से लेगा, वो सराउंडिंग को बोलेगा दैट मेरी एनर्जी मुझे वापस करो। क्योंकि एनवायरनमेंट को इसको इसकी एनर्जी वापस करनी पड़ेगी, तो इस प्रोसेस में जब एनवायरनमेंट इसको इसकी एनर्जी वापस कर रहा होता है तो एनर्जी जो होती है, क्योंकि वापस कर रहा होता है, इस वजह से हमारा सराउंडिंग कोल्ड हो जाता है। So this absorption of energy from the surrounding makes the surrounding cold. Now let's take some examples, or we will question why particular thing happen. So the first question is, what happens when you pour some acetone or nail polish remover on your palm? Now this is a nail polish remover. अगर आप इस नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हाथ पे डालोगे तो आपको कोल्ड फील होगा, मतलब आपको बहुत कूल फील होगा, बहुत ठंडा फील होगा। अब ऐसा ठंडा हमें क्यों फील होता है, इसके पीछे क्या रीजन है? नाउ अभी अभी हमने पढ़ा व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग और हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। वहां पर भी हमने नोटिस किया था कि कूलिंग हो रही थी। तो दिस इज लिंक टू इवेपोरेशन प्रोसेस ओनली बिकॉज जब हम नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम पे डालते हैं तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। बिकॉज वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, एनवायरनमेंट से वो एनर्जी को वापस लेगा। वो क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट से एनर्जी को वापस लेगा। बिकॉज इस केस में जो सराउंडिंग है और पाम है दैट इज द सेम थिंग, दैट द पाम और द सराउंडिंग, सो द पार्टिकल विल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स। एंड बिकॉज वो पार्टिकल्स आपकी सराउंडिंग्स में से या आपके पाम से, विच इज दी सराउंडिंग ओनली, अगर वो एनर्जी लेगा तो क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि लिक्विड पार्टिकल इवेपोरेट होता है बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स ने क्या किया, अपनी एनर्जी लूज की, तो वो सराउंडिंग से एनर्जी वापस लेगी। बट इन प्रोसेस में सराउंडिंग कूल हो जाता है। तो इस प्रोसेस में जो सराउंडिंग है वो आपका पाम है, इस वजह से आपके पाम को कूलनेस फील होता है, ठंडा फील होता है, बिकॉज इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल्स एनर्जी लूज करते हैं, एनर्जी वो अपनी सराउंडिंग से वापस लेते हैं, and in this process your palm feel cool. Now the second question is, why people sprinkle water on the roof or open ground? लोग क्यों पानी स्प्रिंकल करते हैं ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड? आपने कई बार ये नोटिस भी किया होगा कि गर्मियों में हम लोग छत पे जाकर पानी डाल देते हैं ताकि कूल हो जाए एनवायरनमेंट। हैव यू एवर डन दैट कि आप अपनी टेरेस पे जाके, बिकॉज जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम अपने टेरेस पे जाकर पानी डाल देते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। अब इसके पीछे भी यही रीजन है दैट पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन अ रूफ और ओपन ग्राउंड, बिकॉज हमारे ऊपर, मतलब जब हम पानी डालेंगे तो ऊपर टेरेस पे इवेपोरेशन होगा। बिकॉज इवेपोरेशन होगा तो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी सराउंडिंग से वापस लेंगे।
जो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उस प्रोसेस में लिक्विड पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी लूज की। अब वो लिक्विड पार्टिकल्स कहेंगे हमें हमारी एनर्जी वापस करो, बिकॉज हम जब उसे एनर्जी वापस कर रहे होंगे, मतलब सराउंडिंग्स जब उसे अपनी एनर्जी वापस कर रहा होगा, इस पूरे प्रोसेस में हमारी सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाती है। सो दिस इज द रीजन व्हाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। Now the next important question is why should we wear cotton clothes in summer? हम specifically cotton clothes क्यों पहनते हैं? Now the first important thing is हम समर में बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं। First thing is हम समर में बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं। Now ह्यूमन बींग्स का मैकेनिज्म और बॉडी इस तरीके से बना होता है कि हम बहुत ज़्यादा गर्मी भी झेल पाते हैं। अब क्यों झेल पाते हैं? बिकॉज हमारा मैकेनिज्म इस तरीके से बना हुआ है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं। अब जब हम बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी कूल होती है। इसकी वजह से हमारी बॉडी कूल होती है। अब ऐसा क्यों होता है कि हमारा स्वेट करना हमारी बॉडी को कूल करने के प्रपोर्शनेट है, या फिर क्यों ये लिंक है कि हम स्वेट करेंगे तो हमारी बॉडी कूल होगी? ये लिंक क्यों है? क्योंकि जब हम स्वेट करते हैं तो वो स्वेट जो हम कर रहे हैं वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। मतलब जब हमने स्वेट किया तो वो इवेपोरेट होना शुरू होगा। बिकॉज वो इवेपोरेट होना शुरू होगा तो हमारा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर वापस से लग जाएगा। बिकॉज हमारे जो पार्टिकल्स है उसने एनर्जी लूज की तो वो एनवायरमेंट से एनर्जी को वापस लेंगे, एंड इन दिस प्रोसेस हमारी जो बॉडी है वो कूल हो जाती है। हमारी जो बॉडी है वो कूल हो जाती है बिकॉज जो स्वेट है वो इवेपोरेट होता है। नाउ वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स? हमने ये तो आंसर कर दिया कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म किस तरीके से बना होता है, हम स्वेट क्यों करते हैं और स्वेट करने की वजह से हम कूल क्यों फील करते हैं, ये तो हमने आंसर कर दिया। बट कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? बिकॉज कॉटन बहुत गुड एब्जॉर्बर है वाटर का। क्योंकि वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो स्वेट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। वो स्वेट को क्या करता है? बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, एंड वो एटमॉस्फेयर को उससे एक्सपोज कर देता है, एंड इट विल एक्सपोज इट टू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे? कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं? हमारे कॉटन क्लोथ्स होते हैं गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम पहले मैकेनिज्म समझाएंगे जो कि हमारा बॉडी का मैकेनिज्म होता है। उसके बाद हम समझाएंगे कि कैसे हमारे बॉडी का मैकेनिज्म वर्क करता है। मतलब स्वेट जैसे इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी कूल हो जाती है। एंड बिकॉज हम कॉटन क्लोथ पहनेंगे तो कॉटन क्लोथ पानी का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, मतलब वो स्वेट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा, एंड वो हमारे सराउंडिंग से या एटमॉस्फेयर को उसको एक्सपोज कर पाएगा। अगर बॉडी में स्वेट हमारे अंदर रहेगा तो वो इवेपोरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमारे कपड़े उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो स्वेट है अब वो एनवायरमेंट से इजीली एक्सपोज हो रहा है। जैसे वो इजीली एक्सपोज हो पा रहा है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस और ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? इसका क्या मतलब है? आपने बहुत बार देखा होगा कि ग्लास जिसमें आपने ठंडा पानी डाल रखा है उसके बाहर आप वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हो। ऐसा क्यों होता है कि हमें उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं? नाउ जो हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़ा था ह्यूमिडिटी के केस में कि हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो वाटर वेपर्स हमारे एनवायरनमेंट में या एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इस आइस कोल्ड वाटर के ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही वो इस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, एंड जैसे ही वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, जैसे ही कोई पर्टिकुलर पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो स्टेट चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इस आइस कोल्ड वाटर के ग्लास पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारी एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो वाटर वेपर्स इस आइस कोल्ड वाटर के प्रेजेंट में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं। जैसे ही उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी
तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो जैसे एनर्जी लूज होगी, पार्टिकल्स का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि एनर्जी लूज हुई है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज लूजिंग। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी लूज हुई तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मतलब वो वाटर वेपर से लिक्विड की ओर कन्वर्ट होगा, एंड हमें ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स ग्लास पे दिखना शुरू हो जाते हैं। नाउ लेट्स आंसर सम क्वेश्चंस। So the first question is, why does a desert cool better on a hot dry day? Now, can you relate this particular thing with the factors of evaporation? Now, because हमारे ड्राई डे पे ह्यूमिडिटी कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी मतलब हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स कम होंगे। बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर्स कम होंगे तो हमारा डेजर्ट ज़्यादा अच्छा कूल करेगा, मतलब इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो अच्छा हो जाएगा, तो वो बेटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा ऑन अ ड्राई डे। नाउ हाउ डज द वाटर kept in an earthen pot become cool during summer? Now आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि इस टाइप के अर्दन पॉट या मटका में जब हम पानी रखते हैं समर टाइम में, तो ये पानी को कूल कर देता है, ये पानी को ठंडा कर देता है। ये जनरली आपने विलेज एरियाज में बहुत देखा होगा कि लोग इस टाइप के अर्दन मटका में पानी को रखते हैं और पानी ठंडा हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो अर्दन पॉट है, ये जो अर्दन पॉट है ये पोरस है। ये क्या है? पोरस है, मतलब इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं, जिन पोर्स की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, एंड बिकॉज इवेपोरेशन का प्रोसेस यहाँ हो पाता है, इस वजह से ये पानी ठंडा हो जाता है। जहां जैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस आता है हम डायरेक्टली उसे कूल से रिलेट कर पाते हैं वेरी इजली। नाउ why does our palm feel good when we put some acetone or petrol or perfume on it? Now ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा हमारा एसीटोन मतलब कि नेल पॉलिश रिमूवर वाला सीन था, जो पूरी रीजनिंग थी, वही रीजनिंग पेट्रोल और परफ्यूम में भी लगेगी। नाउ why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? Now दिस इज समथिंग जो मैंने आपको समझाया था जब हम इवेपोरेशन का प्रोसेस समझ रहे थे। अगर आप चाय या गर्म दूध को इस कप के अंदर डाल के पियोगे तो वो आपको टाइम लगेगा ठंडा होने में, वो क्या होगा? टाइम लगेगा ठंडा होने में। बट अगर आप इसके अंदर टी को डाल लो, मतलब सॉसर के अंदर टी को डाल लो, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन भी यही है दैट सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। बिकॉज सरफेस एरिया सॉसर का ज्यादा होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी होता है और हमारा मिल्क या हॉट टी जल्दी ठंडी हो जाती है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवेपोरेशन। हमने बहुत डिटेल में समझा इवेपोरेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, एंड हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। नाउ आपका काम है इस टॉपिक को रिवाइज करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।